गुड आफ्टरनून। आज हम इस क्लास के अंदर भी वांट्स का जो पाठ्यक्रम है सिलेबस के बारे में हम आज एक विशेष रखा है। कैसे अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसी रन हम सिलेबस का कौन से पहलुओं को कहाँ छुएंगे, कौन कौन सी चीज़ों का हमने अध्ययन करना है, कितना हमारे पास टाइम है, सभी बातों पर आज बात करेंगे। जो मेरे अनुभव है मैं यहाँ शेयर करूँगा काफ़ी कुछ बातें। मैं क्योंकि वर्तमान में अभी इसी भर्ती में सेलेक्ट हुआ हूँ और अभी वर्तमान में गवर्नमेंट कॉलेज तो लगभग लगभग सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ 10-15 साल मेरा जो अनुभव है, अनुभव सब साझा करूँगा। कैसे जो है मैं समय रहते हुए कौन सी चीज़ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार से हम एक निश्चित समय में कोई भी जो है टारगेट को प्राप्त करते इससे संबंधित सारी बातें आएगी। और सिलेबस के अंदर का लेवल क्या रहेगा, कौन कौन सी बुकें अच्छी रहती है, सभी बातों पर मोटे तौर से अपन आज चर्चा करेंगे सब मिलके। और लगभग लगभग जो है ऊपर के जितने भी जो तैयारी करने वाले लोगों की है, इसमें सबसे मेन जो पहलू है, ये एक सब्जेक्ट जो है ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है जिसमें कल कहते हैं जब तक कोई भी अवधारणा अवधारणा का अगर क्लियर नहीं है का कोई चीजें कम है, लेकिन उसकी अवधारणा जो है वो क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में कैसा भी कंप्यूटर एग्जाम हो, सारी चीज तो हम चर्चा करेंगे शुरू। जैसे फर्स्ट पेपर को हमने सबसे पहले लिया है, 3 यूनिट जैसे मोटे रूप से आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते भी है, देखते भी है, तैयारी भी होगी आप लोगों की, और विशेष पर उस पर चर्चा करेंगे। अब इस सिलेबस के अंदर जो है मोटे रूप से देखा जाता है तो इस प्रकार से पद है, उस पद के अकॉर्डिंग नई नई थ्योरिया नए नए सिलेबस डाला गया है। आप पीजी करने के बाद में एमफिल जैसे है, के अंदर जो टॉपिक है सभी टॉपिक को अंदर है। कुछ क्लास में टेक्निकल इश्यू था, उसके लिए क्षमा। ये जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस की हम मोटे रूप से सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस फर्स्ट यूनिट के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स दिया गया है, जिसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब इसके अंदर जो सिलेबस में दिया गया है ग्रेजुएशन लेवल की चीजें केवल बहुत ही एक माइनर दिया गया है, बाकी सब पीजी लेवल के जो विभिन्न प्रकार के जो मॉडल्स है, सारी अवधारणाएं हैं, वो सारी बातें इसमें डाली गई है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर यानी उपभोक्ता का जो व्यवहार है उससे संबंधित जो है जो थ्योरी है कार्डिनल। और जैसे ही हम उपभोक्ता का व्यवहार स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कार्डिनल अप्रोच से शुरू करते हैं। छोटी क्लासों में हमने पढ़ा होगा कार्डिनल जो है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण वो किसका था, तो यहाँ टोटल ओवरऑल मार्शल को पढ़ना है। मार्शल ने जो उपयोगिता विश्लेषण को मापने के लिए जो जो तरीके अपनाए, जो जो पैटर्न अपनाए, सभी पैटर्नों को अपन को फॉलो करना है। अब उसके बाद में नेचर ऑफ यूटिलिटी फंक्शन यानी जितने भी जो उपयोगिता फलन हैं उनकी नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। जैसे मान लीजिए मार्शल द्वारा दो दिया गया उपयोगिता फलन जैसे साधारण उपयोगिता फलन है, उसी प्रकार से हिग्स और एलन महोदय द्वारा जो दिया गया है वो सतिपूर्वक मांग फलन है। इन दोनों मांग फलों की जो है यहाँ विशेष रूप से अध्ययन करना है। अब उसके बाद में डिमांड थ्योरी, मार्केट डिमांड, और उसके बाद में ये जो यानी डिमांड थ्योरी के अंदर मार्केट डिमांड कर्व दिया गया है,
जैसे मान लीजिए उसमें दोनों शेड्यूल है, इंडिविजुअल शेड्यूल भी है, मार्केट का भी शेड्यूल है। तो बाजार का जो मांग करूँ कैसे निर्धारण होगा, छोटी क्लासों में दे रखा है, उसी का ये टॉपिक इसके अंदर डाल दिया गया। उसके बाद में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो लोच वाला टॉपिक बहुत ही डीप है और लंबे लेवल तक ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो इलास्टिसिटी वाला पूरा है कंप्लीट, अलग अलग वस्तुओं में क्या क्या इसकी लोच होती है। जब पीजी लेवल पर ये टॉपिक हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी इस चीजों को प्रायोरिटी की जाती है। अब ये सारी चीजें पढ़ने के लिए मैं मेरे जो है पर्सनल राय है, मैं यहाँ दो बुकों का सुझाव दूंगा। भाई जो ऐसे तैयारी की जाती है तो जिनको थोड़ी अवधारणा संबंधी है, जनरली एच एल आहूजा जो उच्चतर व्यष्टि अर्थशास्त्र है, हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, बिल्कुल सरल और सहज भाषा में। जैसे मान लीजिए नया बच्चा कैसे होता है, तो अंगुली पकड़ के चलना सिखाते हैं नहीं सिखाते, उसी प्रकार ये बुक हमें अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए बिल्कुल जो है अंगुली पकड़ के चलना सिखाती है। और यहाँ कोई ज़्यादा दिमाग के लिए नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेट जैसे लैंग्वेज वगैरह ऐसा का कोई यूज नहीं किया गया है, तो सिंपल भाषा है। लेकिन ये सिलेबस करने के लिए वो किताब इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं। आप इनके साथ साथ में जैसे जनरली लेटेस्ट जो थ्योरियाँ डाली गई हैं, कई सिलेबस तो उसके अंदर है भी नहीं। तो आपको इसके साथ साथ मैं प्रेफरेंस करूंगा एम एल झिंगन की। एम एल झिंगन की जो व्यष्टि अर्थशास्त्र बुक है, उस बुक को भी आप साथ साथ में इस पूरी यूनिट को पढ़ने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा अभी नई नई थ्योरियाँ जो एच एल आहूजा में नहीं है लेकिन एम एल झिंगन में है। तो आप झिंगन वाली बुक को भी जो है बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, जो जो सिलेबस नहीं है तो आपको झिंगन में से ही पढ़ना पड़ेगा। और जो है कौन सा टॉपिक बहुत बढ़िया दे रखा है, कौन सी किताब को मैं तुरंत कह दूंगा वो उसी। तो ये जितना भी यूटिलिटी वाला मामला है, इस यूटिलिटी वाला को आप एच एल आहूजा की जो किताब है व्यवस्थित तरीके से पढ़ें, उसमें ज़्यादा रहे। अब जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी एम एल झिंगन वाली किताब को लेंगे। और इसके साथ साथ जिन परीक्षार्थियों के लिए मान लीजिए पीजी में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स रही है, के लिए तो सोने में भी सुहागा है। मान लीजिए वो उसका प्रेफरेंस करते, जैसे हमारे साथ ये रहा कि ये जो जो माइक्रो के किताब पढ़ रहे थे, हाई लेवल की जब चीज़ें जाती है तो जिसकी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स रही है, ये सारी चीज़ें ये सोच सिलेबस है एज ए यूज ऑफ मैथमेटिकल। तो सारा कौन सा करू बनेगा, किस प्रकार से रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, तो सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। तो सारा एकदम क्लियर हो जाता है, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जिनकी मैथमेटिक्स है वेल एंड गुड, और नहीं है तो भी आप एच एल आहूजा को व्यवस्थित तरीके से पढ़ें। और थोड़ी हाई लेवल की चीज़ें छोटी मोटी, जो ज़्यादा गणित की आवश्यकता नहीं, छोटा से जैसे मान लीजिए यहाँ आया था नेचर ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। अब नेचर आता तो सीधा सा मतलब है कि यहाँ दोनों जो गणितीय रूप में दिया गया जो मांग फलन है, उसकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसी है। साधारण मांग फलन मार्शल ने दिया गया, अब उसमें क्या संबंध है, चार पांच विशेषता उसकी है, चार पांच विशेषता। अब ये चीज एच एल आहूजा गवर्नमेंट भी रहे थे, उनका जो मामला था, उनके जो नोट्स थे, उनके जो तरीके थे, वो सारी चीज क्लियर कर लेता है। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई एज ए मैथमेटिक्स में। और बहुत ही एक टाइम में जो है, अब तो वो नहीं लेते हैं क्लासें, लेकिन एक समय में बहुत ही जो है राजस्थान के टॉप मोस्ट में ए आर चौधरी और सी आर बिश्नोई, ये दो प्रोफेसरों का मैं नाम लूंगा, जो उन्हीं की बदौलत से आज हम हैं, क्या इकोनॉमिक्स है क्या नहीं है, उन्होंने ही बताया है। और उसी के आधार पर हम सारी चीज़ों को आगे लेके जाते हैं। अब हो सकता है कंपटीशन का टाइम है, कभी समय आपके अनुकूल नहीं रहता है, कभी कैसा भी हो जाता है, तो देते हैं मान लीजिए बहुत बढ़िया तैयारी है लेकिन अच्छे नंबर भी नहीं आते। तो हमारे भी कोई इतने अच्छे नंबर नहीं थे, लेकिन जिस समय होना था उस समय नहीं हुआ, और जब नहीं होने था उस समय हो जाता है। तो ये एक तरह से जो है, अगर आपकी तैयारी वेल है, डेफिनेटली आप उसको कंसिडर करते हैं, होगा ही होगा। तो इसके आगे बात करते हैं डिमांड थ्योरी वाला, ये जनरली है, छोटी किताबों में मिल जाता है, एच एल आहूजा में बहुत बढ़िया तरीके से इसको पढ़ लेना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी है, लेकिन हम इलास्टिसिटी की जो अलग अलग वस्तुओं की नेचर है, जैसे नॉर्मल गुड्स की कैसे है, नेचुरल गुड्स की कैसे है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स की कैसे है, उसी प्रकार से सब्स्टिट्यूट गुड्स की कैसे है। तो अलग अलग गुड्स, नेचर ऑफ गुड्स के जो प्रकार है, उनके अकॉर्डिंग उनकी इलास्टिसिटी क्या है, ये सारी एक एक छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप में है, उन सभी चीज़ों को क्लियर करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में।
अब ऑर्डिनरी एंड कंपनसेटेड डिमांड करूँ, यानी जो प्रकृति बताई गई है कि भाई ऑर्डिनरी का मतलब साधारण मांग वक्र कैसे है, और उसके बाद में कंपनसेट यानी हिग्स एलन द्वारा जो दिया गया सतिपूर्वक वो मांग फलन की जो है इस प्रकार से इसका कर्व बने। अब इसमें से एक नया टॉपिक डाल रखा है नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज। ये आपके एचएल आहूजा में नहीं मिलेगा, को पढ़ने के लिए एमएल जिंगन की किताब आनी पड़ेगी, और उसमें व्यवस्थित तरीके से दिया गया है। कहीं समस्या ये होती है, इस पूरे फर्स्ट पेपर में देखेंगे कई जगह ये समस्या है कि कई लोगों को तो सिलेबस तक नहीं मिल रहा है कि ये कहाँ दिया गया है। नई थ्योरी डाल तो दी गई है, विशेष रूप से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि हिंदी मीडियम में बुक भी जो है अब तो काफ़ी आने लगी है। बाकी बहुत एक क्रिटिकल चीज़ थी कि कोई भी मैटर हिंदी मीडियम में नहीं मिलता था। तो नेट एक्सटर्नलिटीज़ में अलग अलग वस्तुओं जैसे बैड वगन, स्नॉब और वेबलेन, ये अलग अलग वस्तुओं का प्रकार है। ये तीनों दिया गया है। बैड वैगन गुड्स कौन सी कहलाएगी, स्नॉब गुड्स कौन सी कहलाएगी, इसमें कौन कौन सी एक्सटर्नलिटीज होती है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज किस में होती है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज किस में होती है। आप पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, और पढ़ने के बाद में ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये नेट एक्सटर्नलिटीज वाला टॉपिक है, वो आप एमएल जिंगन के अंदर ये तीनों मिल जाएंगे, वेल इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट और बैड वैगन इफेक्ट। इसमें धनात्मक रहती है, इसमें ऋणात्मक रहती है एक्सटर्नलिटीज, और इसके वेबलेन मॉडल द्वारा दिया गया अलग अलग वस्तुओं के प्रकार है। यानी ये उपयोगिता फलन उपयोगिता फलन के आधार पर, यानी जो कहानी मार्शल ने शुरू की थी, धीरे 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 हमेशा स्टेप बाय स्टेप क्रमिक रूप से कोई भी चीज पढ़ते हैं, जब तक उसकी मूल अवधारणाएं अगर आपके क्लियर नहीं है, आप हजारों टेस्ट दे दीजिए, कोई मतलब नहीं। इस पढ़ाई का एक ही मकसद है, बार बार यही सजेशन था, जब तक कोई भी टॉपिक लेंगे, जैसे बैड वैगन वस्तुओं के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं टेस्ट सीरीज दूंगा, एक दो टप्पा सही पड़ जाएगा तुक्का, उसके बाद कुछ नहीं होगा। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा का कोई मतलब नहीं। इसलिए सिलेबस को आप जितना हो उतना ही करो, लेकिन कंप्लीट रूप से तैयार करो। और मान लीजिए ये सारी चीज़ें हैं, वो कैसे एज ए अपने शब्दों में नोट्स बना के, कैसे उसका मेन सार क्या है, उसका भावार्थ क्या क्या कहना चाहता है, तो ऑटोमेटिक आपको खुद को लग जाएगा कि सवाल यहीं से बनेगा। और डेफिनेटली एग्जाम में बैठे बैठे पता चल जाएगा कि ये 100% सवाल सही है, ये भी 100% सवाल सही है, क्योंकि इसमें एक ही समस्या है, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अवधारणाएं अगर आपको नहीं आ रही है तो उसका कोई मतलब नहीं। अगर नेट एक्सटर्नलिटीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है कि किस प्रकार की कौन कौन सी वस्तु होती है, इसमें धनात्मक एक्सटर्नलिटी किस में पाई जाती है, नेगेटिव यानी ऋणात्मक एक्सटर्नलिटी किस में पाई जाती है, कैसे इसकी डिमांड बढ़ती है, किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें एक तरह से लेटेस्ट थ्योरी है, धीरे धीरे वो लास्ट आज कंसेप्ट चल रहा है, तो सारी चीज़ें ये है। तो ये तीनों वस्तुओं के बारे में किया गया है, बैड वैगन गुड्स, स्नॉब गुड्स और वेबलन, और इनके प्रभावों के बारे में। तो ये इसको पढ़ने के लिए आप कहाँ जाएंगे, एमएल झिंगन महोदय की बुक जाएंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद में आगे इंडिफरेंस कर्व एंड एनालिसिस, गुड्स, बैड्स एंड न्यूट्रल। ये जैसे ही इंडिफरेंस कर्व आता है, इसका मतलब ये हमें हिग्स और एलन महोदय याद आ जाता है, उनके दिया गया कंसेप्ट है इंडिफरेंस कर्व। उसकी सहायता से क्या करना है, गुड्स यानी वस्तु और बैड्स एंड न्यूट्रल, वस्तु टाइप ऑफ गुड्स जो होती है उसके अलग अलग जो वस्तुओं के प्रकार है उसमें किस प्रकार से उनके अलग अलग बनते हैं। उसके बाद में नॉर्मल, इंफीरियर एंड गिफिन गुड्स, कंज्यूमर प्राइस इफेक्ट। तो जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कैसे बढ़ती है, ये सारी नेचर ऑफ गुड्स के बारे में सब बता दिया गया है कि जो है हीन अथवा निम्न प्रकार की वस्तुएं कैसी होती है, टिफिन गुड्स कौन सी होती है, उसमें इंडिफरेंस करो किस प्रकार से काम करता है, उसी प्रकार से नॉर्मल वस्तुएं कौन सी होती है, उसमें किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है। तो ये तीन इफेक्ट बनते हैं
प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये आपको भली भांति पढ़ा रही, ये टॉपिक का मतलब प्राइस इफेक्ट क्या होता है, इसका इनकम का जो है इनकम इफेक्ट क्या होता है, और सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है। इनको व्यवस्थित तरीके से देखने के इसको देखने के लिए आपको एच.एल. आहूजा बहुत ही सुपीरियर बुक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि भाई प्राइस इफेक्ट क्या होगा, किस प्रकार से जो है उस प्राइस इफेक्ट के माध्यम से डिमांड करो डिराइड करते हैं, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से इनकम इफेक्ट किस प्रकार होता है। अब अलग अलग वस्तुओं में जैसे आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, कीमत प्रभाव, नॉर्मल गुड्स में कहते कैसा होता है, इन्फीरियर गुड्स में कैसा होता है, टिफिन गुड्स में कैसे होता है, तो वहाँ बिल्कुल एक तरह से आपको क्रिस्टल क्लियर कर देंगी उस व्यवस्थित तरीके से। तो एच.एल. आहूजा को आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ें। अब यहाँ तक हिग्स हो गया, उसके बाद में स्लट्स की आ गया, इसके जो बाद में आने वाला अर्थशास्त्री वो स्लट्स की, और वो हिग्स पर सुधार किया गया था। विशेष रूप से इसमें जो मेन सेंटर पॉइंट बनता है वो है हिग्स और एलन का जो है हिग्स महोदय का जो प्रतिस्थापन प्रभाव और स्लट्सकी महोदय का जो दिया गया प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या डिफरेंस है। तो उनका एक बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से एच.एल. आहूजा ने बहुत बढ़िया डायग्राम्स के तरीके से बताया गया है, क्योंकि हिग्स तो एक ही इंडिफरेंस कर्व जो है ऊपर से नीचे जाके उसको डिफाइन कर देता है, जबकि स्लट्सकी जैसे ही जो है प्रतिस्थापन प्रभाव को मापते हैं तो चेंज इन डिफरेंस कर्व यानी नया चेंज होने के बाद में उसमें मापता है। उसके बाद में एनालिसिस ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जोखिम और अनिश्चितता वाला जो एनएम थ्योरी है, न्यूमैन मॉर्गेस्टन की जो थ्योरी है, उस थ्योरी के बारे में बताया गया है। व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है, उसमें संगतता क्या होती है, अनिश्चितता क्या होती है, जोखिम क्या होती है, सारी जो उनकी थ्योरी है तब उसकी बुक गई। तो जैसे जैसे मैंने कहा ना, ये पूरी थ्योरी एज ए कौन सी है, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो कंज्यूमर बिहेवियर का है, उपभोक्ता जो है किस प्रकार से उपयोगिता की गणना करेगा, जो मार्शल से कहानी शुरू हुई है तो यहाँ एनएम तक पहुंच गए हैं। और लेटेस्ट मैं बताऊंगा अगला एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स तक आ गई है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का मतलब है व्यवहारिक अर्थशास्त्र, और व्यवहारिक अर्थशास्त्र का मतलब है 1917 के अंदर रिचर्ड टेलर जो है उसको बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो बिल्कुल ट्रेंड जैसे जैसे समय की मांग होती गई तो मील के पत्थर के साथ में धीरे 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 मकान बनता गया। उसका एक कर्मिक इतिहास है, हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें याद किया गया। आज का करंट का टाइम ये है कि मान लीजिए हमारे देश के अंदर जो है समाज के अंदर जाते हैं तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट चल रहा है। कैसे मान लीजिए संज्ञानात्मक रूप से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी भी चीज पर डिमांड पैदा की जा सकती है, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये भी आपको एमएल जिंगन में ही मिलेगा। ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को शायद अभी लेटेस्ट थ्योरी है इसलिए डाला नहीं गया है, लेकिन एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन ये है, ये एमएल झिंगन में मिलेगा, और एमएल झिंगन के लास्ट में जो एडिशन जोड़ा गया है उसमें मिलेगा, क्योंकि ये एच.एल. आहूजा में नहीं मिलेगा, लेटेस्ट वर्जन में डाल दिया बात अलग है, बाकी ये नहीं मिलेगा। तो अनसर्टेन या रिस्क वाला भी जो है ये पूरा टॉपिक, यानी ये कंज्यूमर व्यू अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये पूरा का पूरा जो है किस में मिलेगा, एच.एल. आहूजा में नहीं मिलेगा, आपको एमएल झिंगन में जाना पड़ेगा। और एमएल झिंगन इस चीज को क्लियर करती है। ये फर्स्ट जो है यूनिट का जो पहला जो है डिमांड थ्योरी वाला टॉपिक है, कंज्यूमर बिहेवियर वाला टॉपिक है, ये सारी चीजें मैंने बता दिया गया है। मोटे मोटे 99% आपका सिलेबस वहाँ कवर हो जाएगा, एक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को छोड़कर सारी चीजें। ये लेमन वाला असिमेट्रिक असमित सूचना, इसको बोलते हैं नैतिक दबाव, मॉरल हैजार्ड कैसे पैदा होता है। जैसे मान लीजिए मैं विक्रेता हूँ, मेरे पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी में मिस्टेक है, वो किसी को पता नहीं है, खरीदने वालों को पता नहीं, मेरे को ही पता है, और मैं अगले वालों को बेच देता हूँ। तो किस प्रकार से उसमें ये दो कंडीशन पैदा होती है, असमित सूचनाएं और नैतिक दबाव जो है, मॉरल हैजार्ड कैसे पैदा किया जा सकता है। तो इंफॉर्मेशन को लेकर जो है
नई जो है सूचनाओं के लेकर जो है लेटेस्ट थ्योरियां हैं। थ्योरिया में छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी थ्योरी है। आपको केवल इसका इंट्रोडक्शन वगैरह भी कर लेंगे तो भी आपके चार एक दो सवाल तो ऐसे ही। इसलिए ब्रॉड के रूप में ये सिलेबस डाला गया है, तो सारी चीजों को आप सम्मिलित करेंगे। देखो परीक्षार्थी कहीं होते हैं, उसके सभी पक्ष मजबूत नहीं होते। जैसे मान लीजिए मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स बढ़िया है, डेफिनेटली मेरी मैक्रो कमजोर होगी, या ग्रोथ इकोनॉमिक्स कमजोर, या इतने इसके पहलू है, तो सब सारा सिलेबस एक साथ कंप्लीट करना बहुत ही एक लंबी यात्रा के बाद होता है। और उसमें भी जैसे लेटेस्ट थ्योरियां डाली है तो इतनी मास्टरी उसमें आती है। तो जहाँ जहाँ आपको मिले, जो समझ में आए, तुरंत उसको तैयार कर लीजिए। और छोटी छोटी बातों को, इस एग्जाम में एक ही विशेषता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और हर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो बहुत कम है। इसलिए हर चीज़, अगर आपका सिलेक्शन करवाना है, आप मेरिट में आना चाहते हैं, इन बातों को आप एक बैलेंस, सभी पक्षों को ध्यान में रखकर, सारे कंसेप्ट अवधारणाओं को ध्यान में रखकर, हर सिलेबस का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं इसको छोड़ दिया तो सीधा सीधा ही जो है आपका लॉस होता है। इन बातों को थोड़ा विशेष ध्यान रखें। जैसे जैसे मैंने बता दिया, पूरा एक सिनेरियो आपको आपको उसी में जो है बढ़िया तरीके से जो है सारी चीजें करेंगे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन प्रोडक्शन से संबंधित रहता है लॉ ऑफ वेरिएबल्स, प्रोपोर्शंस, आइसो काउंट, रिज लाइन, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, एक्सपांशन पाथ, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, प्रोडक्शन फंक्शन। यानी ये उत्पादन वाली यूनिट है जो छोटी क्लासों में आप पढ़ते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल्स क्या है कि ये पार्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर का रहता है, लेकिन पीजी लेवल में भी सारी चीजें। तो ये छोटी छोटी चीजें, मान लीजिए इसका 20% सिलेबस यूजी से भी बिलोंग करता है, वहाँ की यूजी की सारी चीजें आपके अगर क्लियर है तो आपको पीजी में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये पीजी में जो पढ़ रहे हैं आप, रिज लाइन क्या होती है, रिज लाइन जैसे क्रॉस कर जाती है तो किसका मार्जिनल प्रोडक्शन शून्य हो जाता है, दोनों साधनों को लेकर ये बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है। इसको एचएल आउजा यूज में करेंगे। और साथ साथ में जहाँ कोई मान लीजिए कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, आप लोगों को क्लियर नहीं हो रही है, वहाँ आप एमएल जिंग लेना नहीं है। एमएल जिंग में ये है कि थोड़ा व्यवस्थित तरीके से सरल भाषा में, सहज भाषा में नहीं है, वहाँ आपको थोड़ी समझ डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन इतनी क्लिष्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस करें, मेरी ऐसी राय है। मैंने उसको यूज किया है, इसलिए वो काफ़ी कुछ सिलेबस को कवर करता है तो एचएल आउझा में नहीं मिलेगा। ये सारी देखने, ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन कहाँ होता है, एक्सपांशन पाथ किस प्रकार से होता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, यानी अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में ये सारा प्रोडक्शन फंक्शन जो है अलग अलग, ये इसकी बेसिक थ्योरी है। उसके बाद में नए नए, जैसे मान लीजिए कॉप डगलस प्रोडक्शन है, सीएस प्रोडक्शन फंक्शन है, पीएस प्रोडक्शन फंक्शन है, तो वो उसी से निकलेगी। जब मैंने बता दिया, जहाँ तक बेसिक क्लियर नहीं है, आपके अगले यानी एक स्टेप अगर मजबूत है तो दूसरा स्टेप आप रखोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वहाँ समस्या उत्पन्न हो सकती है। का मेन मूल धारणा है, बढ़िया से बढ़िया, जैसे मार्केट में कई प्रकार की सीरीजें चल रही है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, आप ये कर लो, ये कर लो, सबका एक ही कंक्लूजन है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको कॉन्फिडेंस है मैंने सिलेबस 90% कर लिया, मेरे सवाल सही बैठ सकते। और आप देखें पिछले 2-3 कंपटीशन इसके हुए, उनका पेपरों का जो लेवल है, कहाँ कहाँ क्वेश्चन, जब तक आपको थ्योरी पूरी नहीं आ रही है तो किसी भी सूरत में क्वेश्चन सही नहीं बैठता है। और थोड़ा सा पेपर मान लीजिए आपको झकझोर देने वाला होता है तो आपके आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि आप पजल्ड होते हैं और उसमें एग्जाम का प्रेशर रहता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है वो जो है कुछ न कुछ लेके जाएगा। इसलिए आपको पेशेंस अथवा धैर्य बना के रखना है, और जो आती हुई चीज़ों को आप क्लियर करते जाएं। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है फिर कोई दिक्कत नहीं। अब उसी बात में प्रोडक्शन लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व हो जाएगा, मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, यूलर थ्योरम दे रखा है इसमें। प्रोडक्शन फंक्शन, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, सीएस प्रोडक्शन फंक्शन, टेक्निकल प्रोग्रेस, ये टेक्निकल प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा लेटेस्ट का कंसेप्ट रहता है, उसमें ग्रोथ इकोनॉमिक्स भी रहेगा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड लर्निंग, कर्व एनालिसिस, लर्निंग का मतलब है करके सीखने वाले है, अलग अलग जो लेटेस्ट हो रही है जो पीजी में चल रहा है। तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का जो सिलेबस है उस सिलेबस में सारा रहेगा। इस यूनिट टॉपिक को पढ़ने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एचएल आहूजा वाली बुक सिंपल भाषा में
लेकिन मान लीजिए उसमें से सारा कंसेप्ट जैसे कॉप डगलस प्रोडक्शन व्यवस्थित तरीके से इतना नहीं दे रखा है, आप एमएल जिंग, ये दोनों किताबें लगभग लगभग, अब उसमें जैसे कई चीज़ों का आप संतुष्ट नहीं है जो इंग्लिश मीडियम के हैं, सोशनी वगैरह उसकी आप प्रेफरेंस कर सकते हैं, सोम सीरीज वगैरह भी जो है प्रेफरेंस कर सकते हैं, वो एक है आज ए रेफरेंस रूप के रूप में आप यूज। बेसिक जो है हर यूनिट की 2 बुकें ऐसी पकड़ लो जो आपका 80% 90% कवर हो जाए, उसके बाहर नहीं जाए। भाई मान लीजिए किसी चीज़ को जो है हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें कंपटीशन फाइट करके सिलेक्शन करवाना है। सिलेक्शन करवाना का यही तरीका, कैसे हम बाईपास निकल जाएं, और बाईपास निकलने के लिए हमें कौन सा रास्ता सुगम रहता है। तो ये सारा ये मेरा जो अनुभव है ये मैं बता रहा हूँ कि आपको जो है 2 बुकों को आधार बना लीजिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं। पड़ी हुई चीज़ें हैं उसमें से 80% लगभग 70% पड़ी हुई है या 40% पड़ी है, तो इंक्रीज कीजिए। भाई मान लीजिए कॉप डगलस प्रोडक्शन की सारी प्रॉपर्टीज मेरे को थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है, और कोई भी कंपटीशन का एग्जाम उठा को कॉप डगलस में 2 सवाल आए ना आना डेफिनेट, यहाँ तो हर टॉपिक उठाएंगे तो आप 2-2 3-3 क्वेश्चन मिलेंगे सब की। प्रश्नों की संख्या इतनी है कि सिलेबस का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर सेट करेगा तो वो देखता रहेगा हर जगह जो है उसको गुंजाइश रहती है। तो जो पॉपुलर है वहाँ तो जैसे डेफिनेटली 2-3 उससे रिलेटेड रहेंगे ही रहेंगे। ये कॉस्ट एंड इलास्टिसिटी, टेक्निकल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड लर्निंग कर्व, ये सारी नई थ्योरियां हैं और ये एमएल झिंगन में अच्छी तरह से दी गई है एच एल आहूजा की बजाय। तो आप इन क्या करेंगे, एच एल आहूजा के साथ साथ में भी उसके बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर द डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कीमत और उत्पादन का जो निर्धारण कर रहे हैं अलग अलग बाजारों के अंदर, उसमें मार्केट डिफरेंस स्ट्रक्चर, पूरे बाजार का जो स्ट्रक्चर है, अब यहाँ से मार्केट शुरू हो जाता है। फैक्टर प्राइसिंग, एनालिसिस, पीक लोड प्राइसिंग, गेम थ्योरी, कोऑपरेटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव गेम, सीक्वेंशियल गेम, कॉम्बिनेट स्ट्रेटजी एंड एस इक्विलिब्रियम, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, यहाँ तक का जो मामला है ये पूरा मार्केट का बाजार का, और बाजार में भी यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता वगैरह सिंपल चीजें, एडवांस चीजें जो थ्योरी है, ये एक लाइन लिख दिया, डिटरमिनेट प्राइस एंड आउटपुट अंडर डिफरेंट मार्केट, यानी सभी बाजारों के अंदर कीमत अथवा उत्पादन का निर्धारण का सिलेबस है मार्केट। उसी प्रकार से फैक्टर प्राइसिंग यानी साधन की कीमत का निर्धारण कैसे करेंगे, वो भी सारी चीजें। अब पीक लोड प्राइसिंग, जैसे ये लेटेस्ट थ्योरी है सब, एक अधिकार के अंदर जो है आप पीक लोड थ्योरी प्राइसिंग को कैसे निर्धारण, अब ये जनरली एच एल आहूजा वगैरह में भी जो है मुश्किल से मिलती है। ये तो जो नई लेटेस्ट थ्योरी है, जैसे गेम थ्योरी है, गेम थ्योरी में इतनी एच एल आहूजा में बढ़िया नहीं दे रहे, आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की जो किताब है उन किताब की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, और जहाँ कहीं भी बढ़िया रिसोर्सेज होता है तो मिलता है। और डेफिनेटली गेम थ्योरी पे तो 5-4 क्वेश्चन रहते हैं, आना ही आना, ठीक है पिछली बार नहीं आया तो इस बार देखना, बहुत ज़्यादा इसमें रहता है। और अलग अलग टू दी पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कोऑपरेटिव गेम किसको कहते हैं, नॉन कोऑपरेटिव गेम्स कौन से होते हैं, उसके बाद में सीक्वेंशियल गेम कौन से होते हैं, डोमिनेट स्ट्रेटजी कौन सी होती है, इतने बढ़िया टॉपिक डाल रखे हैं। नास इक्विलिब्रियम कैसे होता है, ये सारी तो दी गई है, इस पे एक एक टॉपिक पर भी एक एक सवाल बन गए तो 4 या 5 सवाल इसमें बन, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है इसलिए आप किसी भी टॉपिक को अवॉइड नहीं, आपको उसको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। और अब ये पढ़ने पे भी जो है गेम थ्योरी को तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर सी आर विश्नोई के पास नोट्स है तो उनको व्यवस्थित तरीके से पढ़ लें। ये गेम थ्योरी न तो एच एल आहूजा पूरी करेगी, न वो झिंगन भी है, झिंगन भी इतना कंफ्यूज करती है कि पूरा क्लियर नहीं हो पाता। जो जो ये सिलेबस के अंदर दिया गया है, यार विश्नोई के किसी के पास नोट्स वगैरह हैं करके डेफिनेटली उसमें देख लीजिए, उसमें मैथमेटिकल वाली यूनिट में भी ये टॉपिक पूरे सारे क्लियर हो। गेम थ्योरी का डबल फायदा है, अगर व्यवस्थित तरीके से आपने गेम थ्योरी देख ली तो इसका डेफिनेटली लास्ट में जो है क्वांटिटी वाली जो यूनिट है लास्ट में सेकंड पेपर के अंदर में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो इसको विशेष रूप से आप देखें, और नहीं है
कोई भी उपलब्ध नहीं रहेगा तो हो सकता है इसकी एक क्लास लेके हम आएंगे। हमें समय अभाव के कारण ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं, कहीं कॉम्प्लिकेट हो गया। जिस दिन हॉलीडे होगा डेफिनेटली हम ये क्लास करेंगे गेम थ्योरी पर, ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में वेलफेयर इकोनॉमिक्स यहाँ से शुरू हो जाता है, और ये पार्ट भी अधिकांश लोग क्या करते, पढ़ते पढ़ते माइक्रो की शुरुआत करते हैं, मार्केट आते आते थक जाते हैं। अब मार्केट में सब ओलिगोपोली मॉडल वगैरह, कुर्नो मॉडल, ये सारे मॉडल की एग्जामिनर वहीं जाता है कि पीजी लेवल की आपकी टेस्टिंग कर। तो वेलफेयर में आते आते क्या कर जाते हैं, वहाँ हथियार डाल देते हैं अधिकांश सिलेबस में, जैसे लेटेस्ट थ्योरी रहती है। पेरेटो वाला जो स्टार्ट करते हैं, पेरेटो ऑप्टिमिटी, मार्केट फेलियर एंड एक्सटर्नलिटीज। ये एक्सटर्नलिटीज जो मार्केट फेलियर वाला टॉपिक है, ये भी 2 in 1 में है। ये आपके अचल औजा में नहीं मिलेगा, एमएल जिंगन में बहुत बढ़िया तरीके से छोटी बातें हैं जो आपको मार्केट फेलियर किस में, ग्रोथ इकोनॉमिक्स वाली यूनिट में भी ये बहुत कुछ हेल्प करेगी। एनवायरनमेंट वाले में जो है टॉपिक है उसमें भी हेल्प करेगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा किस में दे रखा है, आप एमएल झिंगन में जो है उठा के देखिए, बहुत ज़्यादा फेथफुल है। न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बाद में नव कल्याणकारी का जो कंसेप्ट आया था, वो सारा का सारा आपको बताना है कि पेरेटो के बाद में जो है कर्मिक रूप से एक इतिहास कैसे। हमेशा कोई भी चीज़ को आप पढ़ें तो एक तरह से जोड़ के पढ़ें, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो ऑटोमेटिक उसकी जो है, अगर तिथि क्रम अपन को याद है कि क्रोनोलॉजी अपन को याद है, तो आगे जाके दिक्कत नहीं। ऑटोमेटिक जैसे उसका नाम आएगा तो हमारा फटाफट हो जाएगा कि ये पेरेटो के बाद आया था। तो मेन जो आधार पेरेटो ने रख दिया था, उसके ऊपर कोई न कोई जो है रिफॉर्म जरूर हुआ है, उस रिफॉर्म को इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया है, तो ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। उसके बाद में सोशल वेलफेयर का जमाना आ गया, उसमें भी दोनों फर्स्ट और सेकंड थ्योरम जो भी दिया गया है, वो सब बर्गसन से लेकर जितने जितने भी अर्थशास्त्री आए हैं, लास्ट में एरो तक सेकंड बेस्ट की थ्योरी भी आई है। सेकंड बेस्ट के सारी चीज़ें, लिप्सी और लिंकास्टर का जो थ्योरी दिया गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। सवाल यहाँ डेफिनेटली रहता है सेकंड बेस्ट थ्योरी में से। एरो इम्पॉसिबल थ्योरम इनका भी है, जैसे 4 पहलुओं को लेकर वो 4 अलग अलग कंडीशन के आधार पर प्रोफेसर एरो ने इम्पॉसिबल थ्योरम जो है वो बताया था। ये टोटली किस प्रकार से व्यक्ति का कल्याण होता है, उस कल्याण से माइक्रो कंसेप्ट जो है डेवलप होगी सोशल वेलफेयर के रूप में, और एक इंडिविजुअल वेलफेयर के रूप में। पेरेटो ने जो उसकी शुरुआत की थी, वो आगे उसके पूर्वगामी जितने भी जो अर्थशास्त्री आए, सभी अर्थशास्त्रियों के साथ जोड़ के आपको पढ़ना है। इसमें एच एल आहूजा भी काफ़ी हेल्प करेगा, लेकिन उसके साथ साथ में कई चीज़ें एच एल आहूजा भी करती है, तो आपको का, और वही ज़्यादा कंसेप्ट ये एक पूरा सिनेरियो था मोटे मोटे रूप से जो मेरे अनुभव है। आप उन चीज़ों को जो भी समय बचा 2 ढाई महीना, एकदम आप पूरी ताकत लगा लीजिए, इस अपनी तैयारी है ही। लेकिन मान लीजिए सिलेक्शन करवाना है तो दूसरों से प्रतियोगिता होगी, और मैं बता दिया गया है कि ज़्यादा इकोनॉमिक्स भीड़ नहीं है। लास्ट के अंदर जैसे मान लीजिए 102 पोस्टें हैं, तो तैयारी करने वाले जो बंदे हैं वो 250-300 ज़्यादा नहीं, बाकी तो कंपटीशन में नहीं रहते हैं। लेकिन 250-300 का जो मामला है, वो बिल्कुल दाने पे दाने वाली बात है, तिल पे तिल वाली बात है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेट है। अगर मान लीजिए लेंथ और लेंथ जिसने बना के रख लिया, ऑटोमेटिक वो सिलेक्शन करवा जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान रखें। और सबसे चीज़ मैंने बता दिया कि बाकी आप 1000 सीरीज देख लो, 1000 टेस्ट, कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक आपका टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आपको कोई देने की जरूरत, आप पढ़ के एकदम मान लीजिए बाहर आओगे, ऑटोमेटिक आपको क्लियर लग जाएगा कि इससे रिलेटेड जैसे है ना, कितने भी क्वेश्चन आएगा मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप मान लीजिए 5 सीरीज दे दीजिए, थोड़ा पड़ा हुआ लगा दीजिए, अनुमान लगा दिया, आइडिया लगा दिया। और ज़्यादा आइडिया और अनुमान लगाना, अगर मान लीजिए अपना आपके अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए मेरा किया हुआ क्वेश्चन डेफिनेटली, अगर ऐसा नहीं है तो ये मान के चलो वो कभी न कभी माइनस के रूप में खड़ा है, वो इतना घातक होगा कि अपना किया हुआ पेपर भी वापस ले। इसलिए तो चीज़ कम है लेकिन सही है, सारा कंसेप्ट क्लियर है कि यहाँ कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं ऑटोमेटिक ही जो है सब कुछ जानता हूँ। ये मोटे मोटे सारी इसकी फर्स्ट स्थिति थी कि कैसे जो है इसको करेंगे। अब इसका सेकंड
मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला नेशनल इनकम कंसेप्ट एंड द मेजरमेंट इन द कॉन्वेंशियल सिस्टम ऑफ नेशनल इनकम। National income and concept and the measurement of the flow in the conventional system of national income accounts latest change in the national income accounting in India trend accounting consumption hypothesis। यहाँ तक जो है वो राष्ट्रीय आय का मामला है। तो इस आधार पर जो है ट्रेंड अकाउंटिंग ये राष्ट्रीय आय को मापने के जो लेटेस्ट थ्योरियां हैं कंप्लीटली रूप से। और ये भी टॉपिक एक तरह से मकड़ी के जाल की तरह है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेट है। सारे कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक ये भी दिक्कत करती है। इसलिए छोटी किताबें हैं जिनकी नेशनल इनकम की सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, जैसे मान लीजिए ये सारे जितने और मेथड मेजरमेंट, आय विधि कौन सी है, उत्पादन विधि कौन सी है, व्यय विधि ये सारी क्लियर नहीं है। जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, टीपी कौन सा किस में जुड़ेगा, कौन सा किस में घटेगा, एक तरह से पूरा एक कॉम्प्लिकेट टॉपिक रहता है ये। उनको छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ना चाहिए। ये क्लियर नहीं है तो मेरी एक सलाह है एनसीईआरटी की किताब जो 12th क्लास में चलती है और व्यवस्थित तरीके से 5-7 दिन भी ज़्यादा नहीं देना, ये सारा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा तो फिर ये लेटेस्ट थ्योरी उसको आराम से चेंज कर देंगे। क्योंकि जैसे इसके 5-7 सवाल रहते हैं और डेफिनेटली आएंगे आएंगे और समुच्चय के रूप में रहेंगे। किस में कौन घटेगा, इंडायरेक्ट इसका पार्ट है, सब्सिडी किसका पार्ट है, एक पक्षीय हस्तांतरण किसका पार्ट है, विदेशों से कमाई गई शुद्ध आय किसका पार्ट है। तो ये टॉपिक एज ए बड़ी किताब की आवश्यकता नहीं है, एचएल आहूजा में इतना अच्छा नहीं दे रखा है। अब इसके साथ साथ में मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स सजेस्ट करूंगा कि आपको एचएल आहूजा तो पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट को समझना है सबसे सरल लैंग्वेज किसकी है, वो है एचएल आहूजा। यानी बच्चे को अंगुली पकड़ के सिखाना वाली बात है कि आइए हमें अर्थशास्त्र, जो आज तक भी अर्थशास्त्र का नॉलेज किसी को है नया, जैसे मान लीजिए साइंस स्ट्रीम से आया है पीजी इकोनॉमिक्स या इसके लिए जो है वरदान साबित होती है एचएल आहूजा। लेकिन हम एचएल आहूजा के साथ साथ में और एक सजेस्ट दूंगा। अभी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर जैसे पिछले 2 भर्तियों में देखा गया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो ज़्यादा रोल रहा है वो किताब रही है राणा एंड वर्मा मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो एचएल आहूजा के साथ में जिस प्रकार से पहली यूनिट के अंदर मैंने एचएल आहूजा के साथ एमएल झिंगन को जोड़ा था, और मैं यहाँ सलाह दूंगा कि आपको एचएल आहूजा के साथ साथ में राणा एंड वर्मा वाली किताब, क्योंकि पूरा सिलेबस एचएल आहूजा पूरा नहीं करेगा, राणा एंड वर्मा पढ़ेंगे। थोड़ी उसकी लैंग्वेज हाई है, समझने में थोड़ियाँ हाई लगेगी, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड बुक है। पहले बहुत हमारे समस्या आती थी, बार बार हमारे सर जैसे आर चौधरी सर और सीआर विष्णु सर ये सजेशन करते थे कि आपको राणा एंड वर्मा पढ़ दें, लेकिन उस समय दुर्भाग्य था वो इंग्लिश मीडियम की, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो वो हमें बहुत दिक्कत वाली बात होगी। जैसे ही हिंदी मीडियम आ गई तो वो सारी चीज़, लेकिन अगर वो लाभ मिलता है तो उसको लीजिए। तो इसको नेशनल इनकम वाला टॉपिक भी जो है में से पढ़ना चाहिए राणा एंड वर्मा में, जो लेटेस्ट कंसेप्ट है। और दूसरी चीज़ इसमें वर्तमान पिछले 10 सालों में जो ट्रेंड इसकी प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां किस प्रकार से चेंजेज आया, जैसे मान लीजिए किया गया लेटेस्ट चेंज इन द नेशनल इनकम अकाउंट्स, कौन अकाउंट में अलग अलग आती है, जीएनपी के आधार पर एनएनपी जो है किस पे मापा जाता है, राष्ट्रीय आय का ट्रेंड अकाउंटिंग जो है, इसके साथ साथ में एनवायरनमेंट को भी जो राष्ट्रीय आय के अंदर जोड़ के जो देखा जाता है, नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल में जो भी चेंजेस देखे गए हैं। देखिए 2-4 सवाल तो हमेशा टॉपिक दिया गया तो उसकी बैक हिस्ट्री पर आ जाएगा, ये कंसेप्ट किसने दिया गया, इसकी शुरुआत कब से हुई गई, राष्ट्रीय आय की शुरुआत किस देश से की गई थी। इस प्रकार से इसमें अलग अलग जो है कंसेप्ट दिया गया है, जैसे न्यू का कंसेप्ट कहाँ से लागू हुआ गया, उन बातों को थोड़ा ध्यान रखना है। और मोटे मोटे ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है,
आप 12वीं क्लास से राष्ट्रीय आय पढ़ रहे हैं और पीजी तक पढ़ते आए हैं, ये सारी चीज जाती है। अगर जिसके कंपोनेंट्स क्लियर नहीं है, भाई मान लीजिए अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर है, वो बाजार कीमतों का भाग है, साधन लागत भाग है। अगर मान लीजिए ये भी तो एक बार वो मेरा है कि वो भी एक सप्ताह की पढ़ के उसके सारे फॉर्मूलेज, सारे सूत्र वो क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे निगम कर है तो निगम कर कौन सा डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, उसी प्रकार से ये प्राइवेट इनकम का पार्ट है या गवर्नमेंट इनकम का पार्ट है, पीआई में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, अवितरित जो है लाभों का अंश जो है किसका भाग रहेगा, प्रत्यक्ष कर किसका भाग रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर करना है। नेट और ग्रॉस में क्या डिफरेंस है, नेशनल और डोमेस्टिक में क्या डिफरेंस है, सामान्य निवासी और गैर निवासी में क्या डिफरेंस है, किसकी आय किसका पार्ट बनेगा। ये छोटी छोटी चीजें जो छोटी क्लासों में पढ़ते हैं वो ही इसमें काम आएगी। नेशनल इनकम में कोई हाई चीज ऐसा मॉडल वगैरह नहीं आएगा। ये 12th क्लास कीजिए, अगर मान लीजिए किसी के पास एनसीईआरटी की बुक बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग तैयार है, डेफिनेटली उसके लिए ये सही साबित हो जाए। इसमें मोटा इतना नहीं है, और लेटेस्ट को ध्यान में रखना। करंट का पिछले 5-6 सालों में जो जो ट्रेंड की प्रवृत्तियां हमारे देश की राष्ट्रीय आय को मापने में चेंज हुई है, रिलेटेड जो भी अकाउंट्स वगैरह है आपको थोड़ा देख लेना। अब दूसरा टॉपिक एक इंपॉर्टेंट होता है कंजप्शन हाइपोथेसिस। अब ये कंजप्शन हाइपोथेसिस में 3-4 अर्थशास्त्रियों की अलग अलग जो दी गई थ्योरी है। जैसे एब्सोलूट, एब्सोलूट किसकी थी, केंज मनार्ड की थी। केंज महोदय ने जो है उपभोग की जो है परिकल्पनाएं जो है कंजप्शन हाइपोथेसिस कैसे मापा। उसके बाद में रिलेटिव यानी सापेक्ष लाइफ साइकिल मॉडल ज्ञानी का, उसी प्रकार से परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस फ्रीडमैन का। तो ये तीनों चारों इसकी थ्योरियां हैं, एक ही ट्रेंड पे चलता है। जैसे सबसे पहले मार्शल ने आया तो मार्शल ने क्या बताया, तो डेफिनेटली मकान तो उन्होंने बना दिया है। अब उसके अकॉर्डिंग उनके सिद्धांतों को कुछ 4 बातों को गलत बता दिया हो गया कि जो नेक्स्ट आई थी रिलेटिव हाइपोथेसिस, वो एब्सोल्यूट को नकार लिया कि नहीं ये उपभोग उससे संबंधित नहीं होता, ये उपभोग इससे संबंधित, बातों को ही पता करना चाहिए। उसी प्रकार उसके बाद जैसे लाइफ साइकिल आ गया, तो मॉडल ज्ञानी ने जैसे उसके ऊपर क्या सुधार दिया वो उसी के आधार पर हो जाता। उसके बाद में फ्रीडमैन महोदय आया, उन्होंने कहा कि नहीं परमानेंट इनकम, उन्होंने क्या कंजप्शन को भी 2 पार्ट में बांट दिया गया, इनकम को भी 2 पार्ट, स्थायी आय अस्थायी आय, स्थायी उपभोग अस्थायी उपभोग। अब उन्होंने क्या निष्कर्ष दिया, कंक्लूजन। तो 4-5 चीजें हैं। मेरा कहने का भावार्थ यही है कि जिस थ्योरी यानी जो मॉडल दिया गया है उस मॉडल का पूरा कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत, जैसे ही अवधारणा क्लियर हो जाती है, उसकी क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब हजारों सीरीज बनाई है, आप किधर से पूछेंगे तो जवाब हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है और उसके बावजूद भी जैसे मान लीजिए मैं सीरीज देख के अपने आप को यूँ कह रहा हूँ कि ये इतना हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, मार्किंग बढ़ रही है, बहुत ही असंभव बात है। मेरी एक जनरल राय है कि आप सबसे पहले, और ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ऐसा है कि बहुत ज़्यादा समय और हर कोई व्यक्ति इसमें हाथ नहीं डालता। जैसे सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में मस्त हो जाता है, वो किसी प्रकार की हेडेक नहीं पालता है, उस प्योर जो है वेलफेयर पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो कहने का भावार्थ है कि जब तक व्यक्ति अपडेट नहीं है, पढ़ा हुआ चीज़ को देखता नहीं है, रिवाइज नहीं करता है क्या चीज़ है, और जिस व्यक्ति के कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसको तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा फेक ना करना कि मैं इतने बैठ गया, ये बैठ गया, कुछ नहीं, आराम से देख लो आप, रिजल्ट आपके सामने है। जो है 224 नंबर का जो भी ये पूरा जो माजरा रहता है इनका, अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग पार्ट का, कुछ नहीं रहता। 150 में से धड़ाम से गाड़ी 90 पर 100 पे आके गिर जाती है। पेपर का लेवल होता है हाई लेवल, सारी चीज नहीं होती है। तो इस प्रकार से इसमें कंजप्शन हाइपोथेसिस जो है एचएल आहूजा बिल्कुल सिंपल भाषा में असर रहता है। लेकिन अब थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाने के कारण से पेपर में जैसे मान लीजिए आता है तो राणा एंड वर्मा को भी इसमें व्यवस्थित तरीके से, अब वो हो सकता है थोड़ी समझने में थोड़ी दिक्कत होगी कि जिस लैंग्वेज में हम एचएल आहूजा में पढ़ता है वो राणा एंड वर्मा में ऐसी लैंग्वेज है, इसका वर्जन है डेफिनेटली उसमें है थोड़ी हाई लेवल की। तो एडवर्ड शपीरो वगैरह की ट्रांसलेट वगैरह उसमें कई चीज़ें रहती है, तो उन डेफिनेटली उसमें देखें। और क्वेश्चन थोड़ा राणा एंड वर्मा में स्टैंडर्ड बुक के रूप में ज़्यादा क्वेश्चन देता है, उसने थ्योरी को बहुत
थोड़ा डीप लेवल पर, जैसे पीजी में कौन सी थ्योरियाँ होती है के अकॉर्डिंग उन्होंने एमफिल पीजी के अंदर जो थ्योरी होती है उसको व्यवस्थित तरीके से बताया है। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन बढ़िया तरीके से बताएगा। ये सारी चारों थ्योरियां हैं आपके कंजप्शन हाइपोथेसिस, एब्सोल्यूट, केंज वाली, रिलेटिव है, लाइफ साइकिल वाला है, और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस वाली। अब उसके बाद में क्लासिकल और केंजियन एंड पोस्ट केंजियन थ्योरीज, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेन जो आधार पिलर है, दो पिलर है कि 1930 के पूर्व के जितने भी अर्थशास्त्री जितने सिद्धांत दिया थ्योरी, क्लासिकल अर्थशास्त्री, और 30 जैसे ही महान मंदी ग्रेट जो है आर्थिक मंदी के बाद में जो केंज का जो कंसेप्ट चला था, उस केंज के कंसेप्ट के आधार पर जो है ये सारी थ्योरी जो है डेवलप हुई है। इसी के आधार पर इसका किस प्रकार से ये केंजियन इकोनॉमिक्स 1930 के बाद में, और देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने बताया कि कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो पढ़ने का एक क्रमिक इतिहास होना चाहिए। मैंने 1930 के पूर्व के अर्थशास्त्रियों की चर्चा की, तो 1930 के पूर्व जितने भी अर्थशास्त्री थे, जैसे रिकार्डो थे, माल्थस थे, उस प्रकार से जो भी अर्थशास्त्री आए, एडम स्मिथ थे, उनकी विचारधाराएं क्या थी, वो भी एक कोई न कोई प्रॉपर्टिकल स्कूल के माध्यम से, यानी उस विचारधारा को लेकर चले, तभी तो वो क्लासिकल कहलाए। समय का, तत्कालीन समय उस समय ऐसी मांग थी, जैसे समय चेंज हो गया वो चीज धीरे 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 देश के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर, समाज के अंदर गलत होने लग गई। जितने उसके पूर्वगामी अर्थशास्त्री आए उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो मानते थे कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है, लेकिन रियलिटी पर देखा गया ऐसा नहीं है, उसको नकार दिया गया। तो केंजियन थ्योरी ने अपने सिद्धांत डेवलप किए। तो कुछ फिक्स है, उसकी 5-7 साल 10 साल के अंदर जो भी एक विचारधारा के लोग आते हैं, स्कूल से रहती है, उनमें जो जो सिद्धांत दिए गए। उसके बाद में पोस्ट केंजियन, यानी पोस्ट का मतलब केंज के बाद में जो अर्थशास्त्री आए हैं उनका क्या कंसेप्ट रहता है, कि पोस्ट केंजियन अर्थशास्त्री। उसके बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ द इनकम एंड द आउटपुट, यानी उत्पादन और आय का हम निर्धारण कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड था। उसके बाद में फिलिप्स कर्व आ गया, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में जो है किस प्रकार से ट्रेड ऑफ पाया जाता है, ये फिलिप्स महोदय द्वारा जो है फिलिप्स कर्व डिराइव किया गया। फिर उसके बावजूद भी जो है पोस्ट केंजियन आए, थोड़ी डिमांड ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी, मनी ऑफ सप्लाई, ये दो चीज रहती है। मुद्रा की मांग किस कारणों से की जाती है, ट्रेडिशन की जगह ये थोड़ा नया लेटेस्ट डाल दिया गया है। प्रोफेसर बोमेल द्वारा क्या दिया गया था, ओबी ने कौन सा क्यू सिद्धांत दिया गया था, फ्रेडमैन की जो है डिमांड थ्योरी क्या थी, पेंटिनकिन की क्या थी, के बाद में रियल बैलेंस इफेक्ट आ गया था। इन्वेस्टमेंट फंक्शन में न्यू क्लासिकल थ्योरी क्या थी, एक्सीलरेटर थ्योरी क्या थी, ये सारा उसका मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट है। टोबिन का जो है क्यू थ्योरी आ गया। अब उसके बाद में मनी सप्लाई एंड हाई पावर्ड मनी, यानी मुद्रा की जो है उच्च शक्ति जो है, मुद्रा किसको कहेंगे, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में ये सब होगी, उससे संबंधित सारी, इसमें ज़्यादा इतनी दिक्कत है कि कोई हार्ड मॉडल नहीं, लेकिन थोड़ा पढ़ने का लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। देश का जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, इस प्रकार से जो है इंजेक्ट करता है इकोनॉमी के अंदर मनी को, उसको लेकर सारा आएगा। फिर मनी मल्टीप्लायर, किस प्रकार से मुद्रा गुणित रूप से बढ़ती है, मल्टीपल रूप से कैसे बढ़ती है, और उसी के आधार पर ISLM वक्र आ जाता है, मॉडल आ जाता है, और रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, रिकार्डियन ट्रेंड, ये जो थ्योरी है ये लेटेस्ट थ्योरी है, ये किताबों में जनरली मिलेगी नहीं है, तो इसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, शायद ये किताब नहीं मिले। रिकार्डियन फ्रेंस ने, रिकार्डो ने एक विचारधारा दी कि किस प्रकार से मतलब टैक्स और उस पर वसूली की जाती है, उससे संबंधित ये सारा पॉइंट है। अब इसमें जैसे IS और LM मॉडल है, ये 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात करता है। जैसे उसमें इस मॉडल के अंदर
आईएस कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लासिकल थॉट की तरफ से है, और एलएम जो कंसेप्ट है वो केंजियन इकोनॉमिक्स का है। तो केंज और क्लासिकल को दोनों को एक साथ बैठाया, और बहुत बड़ा टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस पे सवाल दो चार डेफिनेटली रहते ही रहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे केंज क्लासिकल था, कम से उसके बाद में केंजियन आया, पोस्ट केंजियन है, आईएसएलएम हो गया, और उसके बाद में जैसी अर्थव्यवस्था, ये तो थ्री सेक्टर इकोनॉमिक्स तक ही है, जैसे ही फोर सेक्टर इकोनॉमिक्स में आएगा तो उसमें मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल आ जाएगा, बहुत ब्रॉड इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये। मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल तो कहीं किताबों में मिलता भी नहीं, आदि बार, इसलिए मैं इसको राणा एंड वर्मा पर सजेस्ट, बहुत ही बढ़िया तरीके से डिटेल में सारी चीज राणा एंड वर्मा ने लिखा है। मुंडेल फ्लेमिंग, रिकार्डियल इक्विवेलेंस, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, यानी मार्शल के बाद के जितने भी जो आए हैं अर्थशास्त्री, सॉरी मार्शल क्या, फिलिप्स के बाद में, फिलिप्स कर्व को किस प्रकार से वर्जन चेंज होता गया, उस सारा वर्जन जो है एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन के बाद में जो है चेंजेस हुआ है, सारी चीज़ें उसमें देख, सारी थ्योरी जो है एच एल आहूजा को भी पढ़ना है, और उसके साथ साथ में राणा एंड वर्मा को नहीं भूलना है, और नहीं है तो उसको लिया ना तब उसको डेफिनेटली होनी बेसिक। जिस प्रकार से फर्स्ट यूनिट में मैंने कहा कि अगर पढ़ाई करते समय वो किताबें तो एनी टाइम आपके पास होनी चाहिए, ये बेसिक है। और उससे भी अगर आप संतुष्ट नहीं होता है पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पर, आप कोई भी रेफरेंस या इंग्लिश में का भी उठा देख लीजिए, ताकि आपको कहीं भी तैयारी के अंदर ऐसा दिमाग के अंदर भ्रांति नहीं है कि मैंने पूर्ण व्यवस्थित तरीके से इसको, नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर किसको कहेंगे, ये बहुत बड़ा एक फिलिप्स कर्व के ऊपर जो बाद में आने वाले पूर्वगामी अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया पूरा शोध है, पूरा लेटेस्ट है और उसमें डाला गया। फिर लास्ट में मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल आ जाएगा, इसके अंदर मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति को लेकर बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, यानी अर्थव्यवस्था के अंदर जैसे मान लीजिए जीएनपी पढ़ते हैं, जीएनपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तो एक्स माइनस एम को ही फ्लेमिंग मुंडेल मॉडल ने जोड़ दिया गया है। ये सारा अर्थव्यवस्था को ब्रॉड कैसे किया कि एक जैसे मान लीजिए क्लासिकल ने एक चीज को बात की थी, फिर केंज के अंदर सी प्लस आई हुआ, फिर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आई एस एल एम वक्र आ गया था, और आई एस एल एम वक्र में तो बहुत सारा कारण है। आई एस वक्र बाएं तरफ सरक जाए तो क्या हो जाएगा, दाएं तरफ सरक खिसक जाता क्या हो जाता है, एल एम बाएं तरफ चला जाता है, दाएं तरफ चला जाएगा। तो पूरा एक तरह से मैन उसकी थ्योरी है, थीम है, वो क्लियर हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक कितने भी क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, क्या स्विच सिस्टम है, एक चीज बढ़ी तो नेक्स्ट उसका मैक्रो इकोनॉमिक्स दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, फिर उसका इफेक्ट क्या आएगा, वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। और सबसे चीज मैं तो यही मानता हूँ, ये पसंद है मैक्रो इकोनॉमिक्स, बढ़िया लगती है, क्योंकि ये सब एज ए नेशनल यूनिट सारे कंसेप्ट हैं, और छोटी छोटी बातों को लेकर फिर क्रमिक रूप से चलती रहती है, भाई उसके पूर्वगामी अर्थशास्त्री ने इस पर क्या रखा मुझे, बेसिक एक चीज हो जाती है, मॉडल एक चीज जैसे दे दिया गया है, उसके ऊपर में समय के अनुसार किस प्रकार से धीरे धीरे जो चेंजेज आता है अब उसके बाद में मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर के बीच में ये दोनों के बीच में कैसे, जैसे कार्लडोर मॉडल दे दिया गया है, इंटरेक्शन मॉडल ने दे दिया, हिग्स और सैमुसन का जो मॉडल है किस प्रकार से जो है एक्सीलरेटर और मल्टीप्लायर काम करता है, और उसके अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था में जो है चेंजेस किया जाता है। कार्लडोर मॉडल इम्पोर्टेंट है, और कार्लडोर मॉडल किस में पढ़ना है आप, राणा एंड वर्मा का बहुत व्यवस्थित है, उसमें भी देख लेना एच एल आहूजा में। ये है कि एच एल आहूजा एक सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है, सरल दिया गया है, वो चीजें आसानी से। उसके बाद में है मॉनेटरिज्म, मॉनेटरिस्ट एंड फिस्कल डिबेट ऑन पॉलिसी एक्टिविज्म है न्यू क्लासिकल अप्रोच टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद में ये अलग अलग स्कूल्स है, पहले क्लासिकल थे, क्लासिकल के बाद केंजियन आए, पोस्ट केंजियन आए, क्लासिकल है, नियो क्लासिकल है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, और 80 के आसपास में ये सारे न्यू केंजियन थ्योरी आ गई थी। ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी, जिसमें स्किस्टी प्राइस, मेनू कॉस्ट, यानी हमारे मेनू बना दिया गया, उस मेनू को चेंज करेंगे तो हमारे पास खर्चा आ जाएगा, इसलिए वेजेस थ्योरी वगैरह, ये सारी चीज़ें किस में मिलेगी आपको, राणा एंड वर्मा, तो ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी
HL आहूजा क्लियर नहीं करेगा। ये लेटेस्ट की जितनी हैं पूरा का पूरा सिलेबस आपका है। HL आहूजा की बजाय राणा एंड वर्मा जरूर पढ़ना है और उसी में ये सारा सक्सेस। अब इसकी थर्ड यूनिट है, ये सबसे खतरनाक यूनिटों में मानी जाती है, कई मेरे मिलने वाले और हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इसमें परेशानियाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा पुटअप करने वाला यूनिट है तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। थोड़ा सा आप उसमें करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस को लेकर लोग परेशान रहते हैं, टॉपिक कौन क्या बनेगा और हैवी है। स्वाभाविक हमारे सामने भी ये समस्या आई, बहुत ज़्यादा फेस किया इसको, क्योंकि इसकी कोई जिस प्रकार से मैं फर्स्ट यूनिट में और सेकंड यूनिट में दावे के साथ कह रहा हूँ भाई कि आपको HL आहूजा और झिंगन पढ़ लीजिए, HL आहूजा और राणा एंड वर्मा पढ़ लीजिए, तो वहाँ लगभग लगभग 99% हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि बहुत सही चीज़ है। लेकिन थर्ड यूनिट में तो कोई बुक मीडियम में तो लगभग लगभग हमारे लिए बहुत दिक्कतें पैदा करती है। एक केवल ML झिंगन की है, लेकिन वो काम की नहीं, इतना कहीं भी नहीं लिखा गया है कि हम उसको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हम एक दो बातों को छोड़कर ज़्यादा झिंगन बहुत वाला फुल जो है अच्छी किताब मैं नहीं मानता हूँ। तो सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, एक थ्योरेटिकल पार्ट है। विकास किसको कहेंगे, समृद्धि या वृद्धि कौन सी होती है, लॉन्ग रन शॉर्ट रन की बात है, उसमें अलग अलग चीज़ें हैं। ये हिंदी मीडियम में जनरली इंडियन इकोनॉमी से भी कुछ टॉपिक इसमें मिल जाते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस कर लेना, उसमें सारी चीज़ें। क्लाइमेट चेंज एंड मेजरमेंट ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ द डेवलपमेंट, अभी जलवायु परिवर्तन के कारण से जो भी SOG वगैरह ये ग्रुप वगैरह आ रहे हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक डाल दिया गया है, उसको हम कैसे मापते हैं, मापने के आधार पर एज ए इंडियन इकोनॉमी का ही टॉपिक है और ये मिल जाता। अब उसके बाद में PQLI, HDI, HPI, PDI, एंटाइलमेंट एंड कैपेबिलिटी अप्रोच, अमर्त्य सेन वाली जो अवधारणा थी ये उसमें डाल रखा है। उसमें ये जनरली अब ग्रोथ की तो क्या किताब बताएं, लेकिन आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है तो कहीं भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ऑथेंटिक किताबें हैं उसमें कुछ पार्ट ग्रोथ का भी कुछ पार्ट जो है मिल जाता है, थोड़ा देख लेना। ये PQL, HDI, HBI भी जनरली मीडियम किताबें है, भारतीय अर्थव्यवस्था की किताबें हैं, काफ़ी कवर करेंगे। अब ML जिंगन में जो चीज़ें हैं वो उसको पढ़ लेना, बाकी ज़्यादा दम वाली किताब नहीं है, आपको एफर्ट्स करना ही पड़ेगा कहीं नेट के माध्यम से या इंग्लिश मीडियम जाना पड़ेगा तभी जाकर ही। ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेड ऑफ, मेजरमेंट ऑफ द इक्विलिटी इनइक्विलिटी, लॉरेंज कर्व एंड गिनी गुणांक, गिनी कोफिशिएंट। अब ये भी जो है पर्टिकुलर किसी एक दो बुक में ठीक लिखा है, उसके अलावा किसी भी प्रकार की बुक में ये सारी चीज़ें हैं, तो आप नेट पे निकलेंगे। और मैं सजेस्ट करूँगा इस विद्यार्थी के पास में लाल एंड लाल टूटी फूटी अगर मान लीजिए कहीं भी हमें संतोष इस यूनिट में मिलता है, तो लाल एंड लाल की जो बुक्स हैं, दो बुक आती है, एक इंडियन इकोनॉमिक है और एक उसमें ग्रोथ की भी आती है। ग्रोथ में भी ज़्यादा सिलेबस होता नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट जैसे गिनी गुणांक वहाँ से बढ़िया उठा लिया गया है, लॉरेंज कर्व वहाँ से उठा लिया गया है। ये जैसे एंटाइटलमेंट एंड कैपेबिलिटी अप्रोचेज है के बारे में, ये चयन सूचकांक क्या होता है, किस प्रकार से जो है अधिकारिता दृष्टिकोण डेवलप हुआ है, उसके बारे में ये सब क्लियर कर लेते हैं। अब उसके बाद में यहाँ से फिर क्या है, मॉडल शुरू हो जाते हैं, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ मॉडल्स। अब भाई साहब यहाँ मॉडल का जैसे नाम आता है तो सबके कप कभी छूटती है कि क्या होगा क्या है। अब इसमें एक ही कंसेप्ट है, जैसे मान लीजिए मैं रामलाल हूँ, मोहनलाल हूँ, कोई भी नाम हो सकता है। तो उस तात्कालीन समय में, उस तत्कालीन टाइम पीरियड के दौरान, जैसे मान लीजिए सबसे पहले इन्होंने लुइस मॉडल की शुरुआत की, उस टाइम पीरियड के अंदर जो लुइस नाम के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अपने विचार के अकॉर्डिंग, उन्होंने जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था में जज किया और किसी एक धारणा को लेकर अपना मॉडल प्रस्तुत, तो हमें उसी के अनुसार चलना। जो जो बातें लुइस मॉडल ने बताई है, उस लुइस मॉडल की बातों को अपन को ध्यान में रखना। भाई उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में जो विकास किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा, वो असीमित श्रम की पूर्ति के माध्यम से हो, अनलिमिटेड लेबर फोर्स है उनका मॉडल है। अब उन्हीं मॉडलों को बातों को ध्यान में रखना है।
सारी चीज़। लेकिन हमें ये समस्या ये आती है कि उस कंप्लीट मॉडल की जो है, हमें कोई हिंदी मीडियम की बुक बढ़िया नहीं है जहाँ हम ठीक है टूटी-फूटी, लेकिन कुछ मॉडल हमारे को बहुत बढ़िया तरीके से सर ने करवा दिया था। का काफ़ी कुछ रेशियो रहता है। हम डेफ़िनेटली अगले हॉलिडे को एक लेके आएँगे, एक मॉडल आपके सामने एग्ज़ाम्पल के रूप में पेश करेंगे। फिर आपको लगेगा कि क्वालिटी क्या है। किस प्रकार से कंपटीशन के अंदर सवाल आता है और कैसे क्वेश्चन का जवाब होता है। तो ये सबसे पहले लुईस लुईस के बाद में उसके ऊपर रिफॉर्म हुआ। अगला जो आया था फायर एनिस मॉडल आया, वो उसी से रिलेटेड था, कड़ी से कड़ी जुड़ी। तो एक तरह से मकान जो बना दिया था वो लुईस मॉडल ने बना दिया था। अब उस मकान के अंदर मान लीजिए नहीं इसने यहाँ विंडो इस प्रकार से माना था, उन्होंने कहा नहीं यहाँ विंडो बंद करो, इसमें इधर विंडो होना चाहिए, गेट इधर नहीं होना चाहिए, गेट इधर है। आपने जो कमरा के अंदर है जो रोशनी आने का जो दरवाजा था आपने यहाँ बंद कर दिया था कि रोशनी तो इधर से आती है। तो केवल उनमें यही था कि भाई लेबर श्रमिक से संबंधित है या पूंजीपति से संबंधित है, बचत कौन ज्यादा करता है, इन्वेस्टमेंट कौन ज्यादा करता है, रोजगार किसको ज्यादा मिलता है, अर्थव्यवस्था में इससे विकास इस दृष्टिकोण से होगा। तो मोटी मोटी उसकी 5-6 बातें होती, ज्यादा नहीं है। 5-6 बातों को आप तसल्ली से बैठ के व्यवस्थित तरीके से अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर लो। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं। अब समस्या क्या होती है, जैसे मान लीजिए जो कंसेप्ट उसके बारे में बताया गया है कि वो सब माइक्रो मैक्रो के टूल्स है, जैसे इंक्रीमेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब उसका आपको मीनिंग ही पता नहीं है तो आप मॉडल कैसे समझोगे? एमपीएस, एपीएस, एमपीसी, एपीएस, ये अवधारणा अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप उस मॉडल को कैसे समझोगे? क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं पता है आपको, ओपन इकोनॉमी के बारे में पता नहीं है, कि जो उसने बेसिक मान्यताएं ली गई है, मॉडल ली गई है, के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सा वर्ग उसकी सेविंग को बढ़ा रहा है, उस सेविंग का कहाँ हम यूज कर रहे हैं, उसकी एमपीएस क्या है, एपीएस क्या है, ये सारे टूल्स पहले थोड़ा आना चाहिए। ये जब तक नहीं आए ताकि आप 1000 सीरीज बना लो उससे वाला है। टेस्ट क्वेश्चन तो कहीं भी कॉपी पेस्ट करके आप ले आएंगे 20 क्वेश्चन, ये टेस्ट सीरीज। लेकिन मान लीजिए उसको मॉडल के बारे में पता नहीं रहता है तो फिर आप क्या करोगे फिर? ये लेविस के बाद में इसका क्रम चला था फाइनेंस। ये दोनों एक तरह से ट्विंस है, जुड़वा के मैं कहता हूँ, क्योंकि इनकी 20% 30% बातों पर ही इनका रिफॉर्म था। ये दोनों मॉडल एक दृष्टिकोण से। अब मेन जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में जो मेन भूमिका निभाते हैं हर कंपटीशन के अंदर, बहुत बड़ा रोल रहता है हेरल्ड डॉमर मॉडल। मेन उसका पिलर है, यानी 1948 में जैसे आया था, 48 से 56 के बीच तो इसका टारगेट रहा है। 2 अर्थशास्त्री थे, एक का यूएसए का था और एक यूके का था। इन दोनों के थॉट एक समान थे। उन्होंने जो जो बातें लेकर किसी देश का ग्रोथ या डेवलपमेंट कैसे बढ़ेगा, पहले सारी उसकी मान्यताएं बढ़िया तरीके से पढ़ लो। अब ये केवल सारा उसका एक्सपांसन जो है ना, जैसे मान्यता तो केवल एक लाइन लिख दी, लेकिन वो कैसे इंप्लीमेंट होता है ये मेजर है, तभी तो उसके कंसेप्ट क्लियर है। और दावे के हर कंपटीशन में इसके 4-5 सवाल रहते हैं, अलग अलग जो ग्रोथ रेट है उसने ली है। प्राकृतिक विकास दर, वांछित विकास दर, साधारण विकास दर कैसे बढ़ेगी, कैसे काम करेगी, अर्थव्यवस्था में कौन कहाँ इन्फ्लेशन आएगा, कहाँ जैसे अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप होगा। मेन पिलर ये है, यहाँ से विकास की यात्रा शुरुआत होती है। तो कम से कम हेरल्ड डॉमर को तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और पूरा उसका जो है ए टू लगाकर जेड तक जो है केंजियन अप्रोच कैसे लिया उन्होंने, क्लासिकल अप्रोच कैसे लिया, किस प्रकार से कंबाइंड करके एक मॉडल, और उसमें क्या क्या चेंजेज आ जाता है। मैंने कहा नहीं, सारे पहले टूल्स होना जरूरी है, उसके बाद में कहीं आएगी। जैसे ही आप उसका मॉडल समझ लिया, जैसे ही एग्जाम में सवाल आएगा बटन दबाया तुरंत, बटन दबाया तुरंत, जैसे कैसे होता है ऐसे हो जाएगा। तब होगा जब उसके सारे कंसेप्ट आपको क्लियर है। और ये एमएल जी डिपार्टमेंट को मैं उसकी सलाह ही नहीं दूंगा। तो ये व्यवस्थित तरीके से कहीं इंग्लिश मीडियम की किताबों में, सक्सेना सर की किताब में, और जो भी है तनेजा बर्न मैंने नहीं देखा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की कहीं सेलेक्ट करके जो लेटेस्ट किया गया है हेरोडोमर। अगर हेरोडोमर समझ में बढ़िया तरीके से है गया तो उसकी केवल 10% 20% बातों में, उसके बाद रिफॉर्म। अगला जो व्यक्ति कदम रखा था वो सोलो मोदेर क्लासिकल कहलाया, जो क्लासिकल मॉडल। अब उन्होंने किस प्रकार से अलग अलग लिया, सेविंग कैसे बताया, जो क्लासिकल जो मान लीजिए हेड की मान्यता था उस मान्यता को कैसे उसने भंग किया।
कौन सा लेबर कैपिटल आउटपुट को चेंज किया, इस प्रकार से उसमें चेंजेस बताए गए, वो सब सोलो आ जाएगा। सोलो ने किस प्रकार से एक्सोजीनियस चर लिया टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी, जबकि उसके पूर्वगामी जो अर्थशास्त्री आए, जो मॉडल आया था जिसको इंडोजेनियस ग्रोथ मॉडल कहते हैं, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी अथवा प्रौद्योगिकी कैसे वो अंतर्जात चर ले लिया। तो ये सारा हमेशा क्रमिक रूप से सुधार है, और उन मॉडलों को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मेन पिलर जो है हेरोडोमर, हेरोडोमर समझ में आ गया तो उसमें कुछ बातों का जो है आगे इम्प्रूवमेंट उसमें शोधन करके नई चीज और ब्रॉप के पेश किया, वो है सोलो मॉडल। सोलो मॉडल ने कौन कौन सी बातों का जो है, उसके बाद में फिर कार्डोर मॉडल, ये एक तरह से एक इतिहास है क्रमिक रूप से। भाई ये एक्स व्यक्ति आया, उन्होंने कहा ना नहीं ऐसा होता है, उन्होंने कहा नहीं विकास को ऐसे मापते हैं, उन्होंने चेंज करके दो चार बातें और उसका जो है इम्प्लीमेंट करके नई मॉडल दे दिया। अब उसके बाद में इंडोजेनियस ग्रोथ मॉडल यानी हेरोडोमर और सोलो कार्डोर का ये जो इनका युग था वो 1950 से लेकर 80 के बाद में जो मॉडल आए हैं, उन्होंने जो कैपिटल के था उन कैपिटल के दो पार्ट कर दिए। जैसे ये के है तो कैपिटल जो है उसके पहले जितने भी जो अर्थशास्त्री रहे थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स रहे थे, वो सब जो ग्रोथ मॉडल दिया था उन्होंने कहा कि भौतिक पूंजी निर्माण से ही सब कुछ कर। लेकिन 80 के बाद में जैसे भी चाइना मॉडल आया, भारत का जो है विकास, एशिया के जो इनकी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन रिसोर्स बहुत के पास है, तो इनको हम कैसे यूटिलाइज करें, कैसे काम करें, तो इस कैपिटल के दो पार्ट कर दिए गए, एक फिजिकल कैपिटल, एक ह्यूमन कैपिटल। जैसे ह्यूमन कैपिटल आया, मानवीय पूंजी का जैसी कंसेप्ट आया, तो उसमें सारी चीज मॉडल के अंदर से निर्धारित करने के, कैसे प्रशिक्षण दिया जाए, कैसे इसमें कैपिटल फॉर्मेशन किया जाए, कैसे अनुसंधान को R&D को बढ़ाया जाए, कैसे टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए, तो ये सारी चीजें आया। तो इस प्रकार से इंडोजेनियस ग्रोथ मॉडल, तो लुकास और रोमन ने जो कंसेप्ट दिया गया था, ये जो उजावा लुकास मॉडल है, गोल्डन फ्रेमिंग वाला भी मॉडल जो कंजप्शन को हाई मानता है, ये सारी चीजें आई है। अब ये चीजें जो है आसानी से थोड़ी मिलेगी नहीं, के लिए आपको अलग अलग मॉडल जो है मैटर को जहाँ भी उपलब्ध होता है, जनरल इंग्लिश मीडियम की किताबों में रहेगी, क्योंकि अपने पास इतनी ऑथेंटिक किताब है नहीं इसकी रिक्वायरमेंट को। तो इस प्रकार से ये टेक्निकल प्रोग्रेस, तकनीकी प्रगति कैसे होती है, एम्बोडीज समाविष्ट के रूप में या असमाविष्ट के रूप में पहले से दी गई है। फिर टेक्निकल प्रोग्रेस में हिग्स महोदय की कौन सी न्यूट्रल है, फिर हेड महोदय ने क्या बनाया, लर्निंग बाय डूइंग मॉडल, लर्निंग बाय यानी प्रोफेसर एरो द्वारा जो मॉडल दिया गया है, करके सीखना, ये सारा जो कंसेप्ट है लर्निंग बाय डूइंग वाला मॉडल भी, जैसे मान लीजिए सब ये इंडोजेनियस मॉडल के टाइप वहां से सब होता है। फिर कैम्ब्रिज की क्रिटिसिज्म आ जाती है इसमें, न्यू क्लासिकल एनालिसिस ऑफ ग्रोथ, यानी कैम्ब्रिज और क्लासिकल की जो विचारधारा था ग्रोथ को लेकर, उनमें क्या डिफरेंस रहता है, ये भी पार्ट रहता है। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ द मार्केट एंड द स्टेट, यानी इकोनॉमिक्स फंक्शन को लेकर बाजार की जो गतिविधियां हैं, ये भी जो टॉपिक थोड़ा कम मिलता है, लेकिन उसमें ग्रोथ इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। फिर मार्केट फेलियर, ये सबसे बड़ा कंसेप्ट रहता है। अब यहाँ से जो सिलेबस है, इस सिलेबस को मार्केट फेलियर एंड गवर्नमेंट फेलियर, ये मैंने ML जिंगन की जो किताब बताई थी, पीछे बैक में जाएंगे तो कॉस्ट थ्योरम, मार्केट फेलियर, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, वो सारी जो वस्तुएं हैं किस प्रकार से मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली जो है, पूर्ण प्रतियोगिता नहीं रहती तो वहाँ मार्केट फेल हो जाता है, जो चाहते हैं वो नहीं होता है। ये प्रोजेक्ट इवल्यूशन एंड द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस थ्योरी ऑफ द एनवायरनमेंट, ये प्रोजेक्ट इवल्यूशन एंड कॉस्ट बेनिफिट थ्योरी तो जिंगन वाले में ठीक दे रखी है, कहीं नहीं मिल जाती है तो उसको थोड़ा देख लेना, या फिर लाल एंड लाल वाली किताब है तो ये बढ़िया दे रखा है आपको। थ्योरी ऑफ द एनवायरनमेंट रेगुलेशन, ये सब यहाँ से एनवायरनमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब एनवायरनमेंट का कोई हिंदी मीडियम में तो ऑथेंटिक किताब ऐसे मैं तो मिली नहीं। हमने भी क्या किया कि जो यार इसमें कोर्स उपलब्ध हुए थे देखा, कहीं और भी किताबों से प्राप्त किया, कहीं नेट से भी सामग्री प्राप्त करके उसको एक व्यवस्थित तरीके, और कुछ पार्ट जो है ये उसमें ML जिंगन हेल्प करेगा आपको, उसमें डेफिनेटली ये मिल जाएगा, जैसे थ्योरी ऑफ एनवायरनमेंट, रेगुलेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड मॉडल ऑफ द
रेगुलेशन, पिगमेंट टैक्स ये मिल जाएगा। पिगमेंट टैक्स में जो है इसमें बढ़िया दे रखा, लाल एंड लाल वाले में भी एक टॉपिक है उसका ग्रोथ का दे रखा है। इसके अलावा और भी कई चीज़ों में ये सब्सिडी एबेटमेंट ऑफ द पॉल्यूशन, यानी किस प्रकार से उसके नियम बने गए, ये भी एक व्यवस्था रहती है। प्रॉपर्टी राइट्स कैसे हुई, ये एमएल जिंगन वाला पार्ट में कुछ का 5-6 प्रॉपर्टीज है ना, उस प्रॉपर्टी प्राप्त कर ले। उसके बाद में क्वेश्चन एफ्रोस, बार्गेनिंग सॉल्यूशन, क्वांटिटी रेगुलेशन, कमांड एंड कंट्रोल, स्टैंडर्ड सेटिंग्स, ट्रेडेबल पॉल्यूशन परमिट, ये ट्रेडेशन ये थोड़ा बहुत उसमें देखना पड़ेगा कैसे हम उस परमिट को प्रकार से उसका क्वेश्चन निकालते हैं। कमांड एंड कंट्रोल, स्टैंडर्ड सेटिंग में ट्रेडेबल यानी पॉल्यूशन को हम किस प्रकार से इसकी 5-7 पैटर्न से अलग अलग तरीके इतना उपलब्ध है, इतना का मैटर रहता नहीं है, और इतने लेकिन जो जो उसका ट्रेंड है ट्रैवल कॉस्ट वगैरह ये सब कर देंगे। मेथड ऑफ एनवायरनमेंट वैल्यूएशन में हेडोनिक प्राइस, हाँ इसको थोड़ा देख लेना, हेडोनिक प्राइस वाला मॉडल है। के बाद में कॉन्टीजेंट वैल्यूएशन है और ट्रेवल कॉस्ट मेथड, जो मेथड 5-6 मेथड है, 6 मेथड में से 3 मेथड इसमें बढ़िया दे रखा है। डेफिनेटली यहाँ सवाल रहता है इनको किस प्रकार से जो है एनवायरनमेंट को लेकर जो इनका मेथड रहता है कि भाई मान लीजिए तो उसका वैल्यूएशन किस प्रकार से करें और लोकेशन को आधार पर देखकर उसका वैल्यूएशन कैसे करें, वो सारी चीज़ें इसके अंदर सारी बात आएगी। बस यही का मॉडल का। अब ये तो करंट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी एंड द गवर्नमेंट गवर्नेंस रोल ऑफ द मल्टीप्लेक्स बहुराष्ट्रीय डेवलपमेंट बॉडीज होती है, कॉज एंड इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस 2008 एंड यूरो, ये तो एज ए इंडियन इकोनॉमी का ही पार्ट है और छोटे मोटे 2008 के बाद में जो आई थी उसका इफेक्ट यूरोजोन में यानी यूरो आने वाले देश से इसका बोल रहा। बहुराष्ट्रीय जो है विकास की जो संस्थाएं हैं हमारे देश के अंदर, G20 वगैरह जो वगैरह है, अलग अलग जो है सार्क वगैरह है, अलग का किस प्रकार से ये रोल रहेगा। मोटे रूप से ये आज फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में हमने चर्चा की है। मेरे जितने भी जो अनुभव रहे हैं मैंने साझा किया, हो सकता है आप हमारे विचारों से सहमत नहीं है, लेकिन मोटे मोटे रूप से तो हमने देखा है, हमने जो सफ़र किया है उसी के अनुसार ये है कि आप इस रास्ते से जाओगे तो थोड़ी आपके लिए सुविधाजनक है। और हमारा कोई दूसरा मकसद नहीं है, डेफिनेटली जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, इस विषय से जुड़े हुए हैं, जितना हमारे पास अपना आप में कंप्लीट कभी नहीं हो सकते हैं, लेकिन मोटे रूप से किस प्रकार से वर्तमान में ट्रेंड है, कैसा है सफ़र है, किन चीज़ों से आप अचीव कर सकते हैं, कैसी आपकी रणनीति हो सकती है, कौन सी किताब पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपके लिए फेथफुल हो सकता है, सभी बातों को लेकर मेरे अनुभव थे, मैंने शेयर किए। हो सकता है आपको पसंद आए नहीं आए अलग बात है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप्स है कि हाँ कुछ आप करो। अब जैसे ही मान लीजिए कहीं ज्वाइनिंग दूर हो जाती है, कहीं इलेक्शन आ जाता है, कहीं मान लीजिए पीएचडी का काम चल जाता है, सारों काम जैसे एक बार रहते हैं जो हमें उसके बाद में टाइम नहीं मिलता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे हमें रहेगा लास्ट एग्ज़ाम के पेपर तक हम आपके बीच ये जो चीज़ें नहीं मिल रही है क्रिटिकल, जो सिलेबस अनटच है, जैसे विशेष मुद्दा चलता है, मेरे दोस्त एक दो वाले है, ये ग्रोथ इकोनॉमिक्स का ये पार्ट कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है उस चीज़ों को लेके आएंगे। और जिस दिन हॉलीडे होगा डेफिनेटली 1 घंटे की क्लास लेंगे, और इसका एक ही मकसद है कि हमारा कहीं भी अटैचमेंट हो जुड़ा हो, और मान लीजिए मेरे पास जो चीज़ किसी के काम आए उन चीज़ों को भी है, एक दो ने सलाह दी भाई ऐसे करो, जितना हो सकता है हम करने की कोशिश की। उसके अलावा अब जितना टाइम मिलेगा वहाँ डालेंगे, छोटी छोटी इकोनॉमिक्स की वाले में आप भी जैसे अपने दोस्त फ्रेंड्स वगैरह ग्रुप है सब में ये व्यवस्थित करेंगे कि ये मल्टीमीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, बाकी चीज़ ऑफलाइन तो मिल नहीं सकते हैं, ऑनलाइन का एक माध्यम है जिसके माध्यम से हमारी कनेक्टिविटी होती है। तो हमने क्या किया कि यस बैठे बैठे स्टाफ रूम में हम चाले न्यू ईयर थे तो उन्होंने कहा कि यूट्यूब का एक चैनल बनाओ, उसके ऊपर वीडियो बना के डालो। इस प्रकार से हमने भी एक चैनल बनाया है जो है इकोनॉमिक्स बाई सुखदेव देवासी सर, उसको आप सब्सक्राइब करना है, और उसमें क्या जो जो सिस्टम होता है मैं तो इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन उसको लाइक करना और कमेंट्स जो भी है उसको करो, ताकि उसे जो भी नया नया नोटिफिकेशन आएगा हम कोशिश करेंगे हर वीक में एक न एक कोई ऐसा मॉडल लेके आएंगे जो
से 4 या 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बिना कहीं मेहनत किए मिल जाए। हमारा मकसद ये है कि टाइम बहुत कम रहा है, टाइम के पहले अगर ये कर लेते तो बहुत कुछ अच्छा होता था। तो जो जो मेरे पास नोट्स वगैरह है, मैं ऐसे मॉडल को लेके आऊँगा डेफिनेटली, जो आपके लिए कम से कम 4-5 क्वेश्चन बिना मेहनत किए मिल जाएंगे। मान लीजिए 1 घंटे की क्लास की अगर 5 क्वेश्चन आपका सटीक चला जाता है, ऐसा मेरा सोच है, विचार है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसका कैसे मदद मिले। और मैं दावा करता हूँ कि अगर आपका सभी बातों का एक ही अगर आपके कंसेप्ट है तो आप आगे बढ़ पाओगे। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मेहरबानी करके जो जो सिलेबस के पास आपके अवेलेबल मैटर है, उस मैटर को आप उसको अच्छी अवधारणाओं को बढ़िया व्यवस्थित, मान लीजिए हेयर डोमर के लिए मुझे 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 2 दिन दो, तभी जाकर वो कंसेप्ट, फिर उसके बाद में कोई दिक्कत। और जहाँ दिक्कत आ रही मान लीजिए किसी लैंग्वेज की, तो उसको समझ के अपने शब्दों में 3 पेज में लिख लो, मोटा मोटा उसका सार। मान लीजिए उसके 5 क्वेश्चन आए तो 5 में से 3 बैठेंगे बैठेंगे, 4 तो बैठेंगे बैठेंगे, एक हो सकता है डीप लेवल पे चला जाए, वो चीज़ पकड़ में नहीं आती है, ये समझता। तो 80% आज चीज़, और क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ छोटी बातों को भी आप इग्नोर करें। एक टॉपिक जैसे आ गया है और नहीं है, उसको सारी चीज़ों को है, ऐसा मेरा विश्वास है कि डेफिनेटली आप जो है अपने गोल में अचीव कर पाओगे और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ोगे। इससे संबंधित और भी कोई आपकी क्वेरी वगैरह है, ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में डालें, हम उसको आवश्यकता अनुसार जितनी हमारे पास में टाइम है पूरा करेंगे, ऐसा हम विश्वास है। इस शब्दों के साथ मैं आज की क्लास विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीक देंगे डेफिनेटली कोई और चर्चा करके। थैंक यू।